सामाजिक अनुसंधान किस प्रकार से आयोजित किया जाता है? क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है सामाजिक अनुसंधान की? वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है, निश्चित चरण होते हैं। तो कौन कौन से चरणों के माध्यम से गुजरते हुए सामाजिक अनुसंधान कार्य किया जाता है, आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। इसमें कुछ तथ्य, कुछ चरण निश्चित हैं सामाजिक अनुसंधान के, जिसमें सबसे पहला चरण है विषय या अध्ययन वस्तु का चुनाव। सबसे पहले अनुसंधान के लिए अध्ययन वस्तु चुनी जाती है। ऐसे विषय का चुनाव किया जाता है जिसके बारे में तथ्य इकट्ठे किए जा सके, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जा सके और इसका अध्ययन क्षेत्र सीमित होना चाहिए। ऐसी विषय वस्तु चुनी जाती है। शोधकर्ता की लक्ष्यों एवं रुचियों से संबंधित हो, जिसको कि वो अध्ययन कार्य को पूरा कर सके। उपलब्ध सामग्री से संबंधित हो, विषय के बारे में पूर्व शोध न होने पर यथासंभव अध्ययन क्षेत्र सीमित ही रखा जाए। निष्कर्ष निकालने में सुविधाजनक होना चाहिए। तो पीवी यंग ने कुछ ये सावधानियां रखी विषय वस्तु के चुनाव के अंदर। विषय वस्तु व्यवहारिक होनी चाहिए, जिसके बारे में तथ्य इकट्ठे हो सके, कल्पनात्मक नहीं हो, जिसके बारे में तथ्य इकट्ठे नहीं हो सकते। दूसरे चरण में इसमें संबंधित साहित्य का अध्ययन किया जाता है। गहन अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने के लिए या विविध पक्षों के बारे में प्रकाश डालने के लिए संबंधित जो भी प्रकाशित और अप्रकाशित साहित्य होता है उसका अध्ययन किया जाता है, ताकि समस्या से या विषय वस्तु से जुड़े हुए विविध पक्षों को अध्ययन किया जा सके। पीवी यंग ने बताया कि इसके माध्यम से अंतर्दृष्टि और सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है। उपयोगी प्रविधियों का ज्ञान हो जाता है कि किस प्रकार की प्रविधियां प्रयोग में लाई जा सकती है। प्राकल्पनाओं के निर्माण में सहायक होता है। जब अध्ययन के बारे में, विभिन्न पक्षों के बारे में हम जानेंगे तो हमारे मस्तिष्क में विचार आते हैं तरह तरह के नए नए, और किसी भी पक्ष को दोहराने से बचाओ। पहले से यदि इसका अध्ययन किया जा चुका है तो उसके बारे में अध्ययन नहीं करके हम नवीन अध्ययन करते हैं, तो दोहराव नहीं होता है। अस्पष्ट और जटिल तथ्यों का स्पष्टीकरण इसके माध्यम से किया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इसके माध्यम से हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। तीसरे स्तर पर इसमें इकाइयों का निर्धारण किया जाता है, जिसमें ये कहा गया कि सबसे पहले संबंधित इकाइयों को परिभाषित किया जाता है। अध्ययन इकाइयाँ स्पष्ट होने पर अध्ययन का उद्देश्य और क्षेत्र भी स्पष्ट हो जाता है। जैसे परिवार, बेरोजगारी, तनाव आदि के संबंध में प्रश्न पूछने पर इनका उत्तर भिन्न भिन्न अर्थों के अंदर उत्तरदाताओं के द्वारा दिया जा सकता है। इससे अध्ययन में वस्तुनिष्ठता एवं एकरूपता नहीं आ पाती है। तो ऐसी स्थिति में शुरू में ही इकाइयों को पूर्ण रूप से परिभाषित कर दिया जाना चाहिए, ताकि अध्ययन के अंदर एक रूपता और स्पष्टता आ सके। जैसे हम बात करते हैं बेरोजगारी की या गरीबी की, कि गरीब कौन है, तो किसी को भी कहते हैं गरीब है, आप गरीब हैं क्या, तो कहता है कि मैं गरीब हूँ, कई कहते हैं मैं गरीब नहीं हूँ। तो उसका निर्धारण होना चाहिए इकाई का, कि गरीबी के बारे में तथ्य इकट्ठे कर रहे हैं तो गरीबी किसको कहते हैं, कितनी वार्षिक आय इस व्यक्ति की होगी जो कि गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा, तब जाकर के उसमें अध्ययन में एकरूपता और स्पष्टता आ पाती है। तो हमें इकाइयों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए। चतुर्थ चरण में इसमें प्राकल्पना का निर्माण किया जाता है। प्राकल्पना एक ऐसा विचार दशा होती है जिसका कि बिना परीक्षण के जिसको बना लिया जाता है, जिसका परीक्षण करके सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। ये एक कंपास के समान होती है, जो अध्ययनकर्ता को दिशा दिखाने का काम करती है, अध्ययन क्षेत्र को सीमित और सरल बनाती है। तो इस विचार दशा या सिद्धांत, जो कि सिद्धांत निर्माण से पूर्व में ही बना लिया जाता है, इसके आधार पर तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है। तो अध्ययन को सीमित बनाने के लिए और किसी एक दिशा में तथ्य इकट्ठे करने के लिए प्राकल्पना का निर्माण किया जाता है। पांचवें चरण में इसमें अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है कि किस जगह से तथ्य इकट्ठे किए जाएंगे। भौगोलिक और जनसंख्यात्मक दृष्टि से कौन कौन उत्तरदाता होंगे या कौन कौन सा क्षेत्र होगा, तो इसमें ये अध्ययन क्षेत्र
निर्धारित किया जाए। जैसे बाल अपराध, तो बाल अपराध का अध्ययन क्षेत्र क्या है, कौन से उत्तरदाता होंगे, किन किन क्षेत्रों से संबंधित बाल अपराध के तथ्य जुटाए जाएंगे, परिवार से संबंधित बाल अपराध के तथ्य जुटाए जाएंगे, तो उसके बारे में हम उत्तरदाता संख्यात्मक और उसका कितने उत्तरदाता होंगे, कितनी संख्या होगी उत्तरदाताओं की, भौगोलिक क्षेत्र कहाँ कहाँ होगा, उसका निर्धारण करते हैं। अगले चरण में हम सूचनादाता का चुनाव करते हैं कि सूचनादाता कौन कौन होंगे। अध्ययन क्षेत्र यदि छोटा होता है तो सभी सूचनादाता चुन लिए जाते हैं, जिसको कि संगणना विधि कहते हैं। लेकिन अध्ययन क्षेत्र यदि बड़ा होता है तो सभी सूचनादाताओं का चुनाव नहीं करके बल्कि उपयुक्त निदर्शन की सहायता से उत्तरदाताओं का चुनाव किया जाता है। देव निदर्शन का प्रयोग किया जा सकता है। निदर्शन विधि, सैम्पलिंग मेथड वो होता है जिसमें समग्र में से कुछ इकाइयों को प्रतिनिधि स्वरूप अध्ययन के लिए चुन लिया जाता है ताकि समय, श्रम और धन की बचत हो सके और अध्ययन हमारा आसानी के साथ में हो सके, और उनके द्वारा जो अध्ययन किया जाता है उनके आधार पर उसको समग्र पर लागू किया जा सके। तो इस प्रकार से हम सूचनादाता का चुनाव करते हैं, प्रत्यक्ष सूचनादाता और अप्रत्यक्ष सूचनादाता। जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी कि बाल अपराध के संबंध में बाल अपराधी स्वयं या बाल अपराधियों से जुड़े हुए अन्य व्यक्ति जो विक्टिम भी हो सकते हैं या उनके आसपास के क्षेत्रों में भी रह सकते हैं, उनका चुनाव हम लोग कर सकते हैं। अगले चरण में तथ्यों के स्रोतों, उपकरणों, प्रविधियों का निर्धारण किया जाता है कि तथ्य कहाँ से प्राप्त होंगे, क्या क्या उपकरण इसमें प्रयोग किए जाने हैं, कौन कौन सी प्रविधियाँ इसमें प्रयोग की जानी है। तथ्य के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोतों के अंदर हम लोग जो कि स्वयं अध्ययनकर्ता के द्वारा तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं या अपने सहायकों के माध्यम से इकट्ठे किए जाते हैं, वो तथ्यों के प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। और इसके अलावा द्वितीयक स्रोतों में पहले से एकत्रित तथ्य हैं, वो द्वितीयक स्रोतों की श्रेणी के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो ऐसे स्रोतों का निर्धारण किया जाता है जिनसे कि वस्तुनिष्ठ तथ्य हैं वो प्राप्त हो सकें। उपकरण और प्रविधियों के अंतर्गत उन उपकरण एवं प्रविधियों का निर्धारण किया जाता है जिनकी सहायता से तथ्य इकट्ठे किए जाने हैं। जैसे मान लीजिए प्राथमिक तथ्य इकट्ठे करने के लिए जो प्रविधियां हैं वो अवलोकन, अनुसूची, साक्षात्कार या प्रश्नावली या एकल अध्ययन पद्धति, या द्वितीयक तथ्य इकट्ठे करने के लिए पत्र, डायरी, संस्मरण, जीवन इतिहास, किन किन चीज़ों को उपयोग में लाया जाएगा और इनके तथ्यों को इकट्ठा करने के लिए किस प्रकार से उपकरण निर्मित किए जाएंगे। जैसे कि साक्षात्कार लेना हो तो साक्षात्कार निर्देशिका के माध्यम से, या असंरचित प्रकार का साक्षात्कार है, निर्देशित प्रकार का साक्षात्कार है तो किस प्रकार से उसकी रूपरेखा बनेगी। अनुसूची के माध्यम से तथ्य इकट्ठे करने हैं तो किन किन प्रश्नों को बनाना है, उसमें शामिल करना है, पूछना है, तो ये उपकरण के माध्यम से साक्षात्कार निर्देशिका है, अवलोकन निर्देशिका है, वो निर्धारित कर लेते हैं, ये उपकरण कहलाते हैं। इसके अलावा इसमें उपकरण एवं प्रविधियों का जब हम निर्धारण कर लेते हैं तो इनका पूर्व परीक्षण या अग्रगामी अध्ययन किया जाता है। पूर्व परीक्षण या अग्रगामी अध्ययन या पायलट अध्ययन हम इसको कहते हैं। जब हम संपूर्ण क्षेत्र के अंदर तथ्य इकट्ठे करते हैं तो उससे पहले उसकी सफलता के बारे में एक छोटे से क्षेत्र में उन उपकरण और प्रविधियों को अपनाते हैं ताकि उसमें आने वाली समस्याओं को पता लगाया जा सके कि कौन से प्रश्नों के जवाब आ रहे हैं या किन प्रश्नों को और शामिल किया जाना है या कौन सी कमियां अभी जो उपकरण बनाए उसके अंदर रह गई है। तो उसमें संपूर्ण उत्तरदाताओं के ऊपर अध्ययन कार्य प्रारंभ न करके बल्कि एक छोटे से क्षेत्र के अंदर उसका अध्ययन प्रारंभ किया जाता है और उसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन कर लिया जाता है संपूर्ण क्षेत्र में लागू करने से पहले। इस प्रकार का जो ये चरण है वो प्रविधियों का या उपकरणों का पूर्व परीक्षण एवं पायलट अध्ययन या अग्रगामी अध्ययन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हम क्षेत्र में जाकर के तथ्यों का अवलोकन और संकलन करते हैं। शोध का क्रियात्मक रूप यहाँ पे प्रस्तुत होता है जिसमें अनुसंधान योजना के आधार पर निर्धारित किए गए क्षेत्रीय कार्य के माध्यम से तथ्य संकलित किए जाते हैं। इसमें विभिन्न प्रविधियों
को अपनाते हुए जो संबंधित तथ्यों इकट्ठे किए जाते हैं, तथ्यों की वस्तुनिष्ठता का ध्यान रखा जाता है। शोधकर्ता सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर के तथ्यों को इकट्ठा करता है। तथ्यों का संकलन करने के बाद में तथ्यों का संपादन, संकेतन, वर्गीकरण और सारणीयन किया जाता है। संपादन के अंदर हम कहते हैं कि तथ्य जब हम संकलित करने जाते हैं तो बहुत सारे तथ्य ऐसे अनावश्यक भी इकट्ठे हो जाते हैं या संबंधित नहीं होते हैं, इनको हटाना आवश्यक होता है या संबंधित तथ्यों को व्यवस्थित करना आवश्यक होता है। तो ये क्रिया संपादन कहलाती है, जिसमें अनावश्यक तथ्यों को हटा करके संबंधित तथ्यों को व्यवस्थित कर लिया जाता है। और इन संपादित तथ्यों के संपादन के पश्चात इनको प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से अर्थपूर्ण स्वरूप प्रदान किया जाता है। तो ये इसका संकेतन कहलाता है, अर्थात कुछ अर्थ या टाइटल आदि उसके अंदर हम लोग दे देते हैं, तो वह उसका संपादन कहलाता है। संकेतन करने के पश्चात तथ्यों को समान विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है उद्देश्यों के आधार पर, ताकि उनकी आपस में तुलना की जा सके। तो अलग अलग तथ्यों को विभाजित करना तथ्यों का वर्गीकरण कहलाता है, और इन वर्गीकृत तथ्यों को सारणियों के माध्यम से संक्षिप्त बना लिया जाता है, जिसको हम सारणीयन कहते हैं। तो इस प्रकार से तथ्यों का संपादन, संकेतन, वर्गीकरण और सारणीयन, तो संख्यात्मक सारणियों के अंदर तथ्य हैं वो संक्षिप्त रूप में बोधगम्य हो जाते हैं। इसके पश्चात तथ्यों का विश्लेषण और विवेचन किया जाता है। इसमें वर्गीकृत तथ्यों को विश्लेषण और विवेचित करने के लिए प्रविधियों की सहायता से इसमें संबंध स्थापित किए जाते हैं। प्राकल्पना का परीक्षण किया जाता है, घटनाओं के बीच में कार्य कारण संबंध स्थापित किए जाते हैं, घटना के लिए उत्तरदायी कारणों की खोज की जाती है। तो इस प्रकार से कार्य कारण संबंधों का निर्माण और आपस में उनका तथ्यों का एनालिसिस वो करने के पश्चात अगले चरण के अंदर हम उनका सामान्यीकरण और नियमों का निर्माण करते हैं। विश्लेषित और विवेचित तथ्यों की सामान्य विशेषताओं के आधार पर निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं, सामान्यीकरण कहलाता है। अर्थात कार्य कारण संबंधों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वह सामान्यीकरण के अंतर्गत आते हैं। इसके आधार पर नियमों का निर्माण किया जाता है, पुराने सिद्धांतों की परीक्षा की जाती है और अंत में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रतिवेदन के प्रथम खंड में शोध कार्य हेतु अपनाई गई अवधारणा पद्धतियों का उल्लेख होता है। द्वितीय खंड में संकलित तथ्य एवं विभिन्न तथ्यों के बीच में कार्य कारण संबंधों का उल्लेख होता है, और तृतीय खंड में संबंधित जो सामान्य निष्कर्ष हैं और प्रतिपादित नियम होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। तो इस प्रकार से शोध की जो प्रविधि है वैज्ञानिक प्रविधि पर आधारित होती है, जिसके निश्चित चरण